आप लोग का स्वागत है आरएमएस क्लास पर। आज की इस लाइव सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बाबू ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का भाग ख पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले का वाले लाइव क्लासेस भी देखे होंगे। ठीक है, तो पिछले वाले लाइव क्लासेस अटेंड नहीं किया तो आप टाइमिंग नोट कर सकते हैं। ठीक है बाबू, डेली 10 AM लाइव क्लासेस चलते हैं बाबू, 10 AM टू लेकर के 11 AM तक। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये तो टाइम स्कूल टाइम नहीं है बाबू, पर जानते हैं कि आप सब लोगों का क्या होगा, सेंटर टेस्ट हो गया है। ठीक है, चलिए, तब तो स्कूल जाना कंपलसरी है ही नहीं। ठीक है, तो आप 10 AM टू 11 AM फ्री होंगे तो आप आकर के जरूर देखिएगा। ज्योग्राफी अभी स्टार्ट है, ज्योग्राफी चल रहा है और इसमें वो आपको सारा कुछ मिलेगा। आपको टू द पॉइंट जितने भी बुक में है वो टू द पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको सारे बुक में जितने भी बीटीबीसी बुक में आंसर क्वेश्चन दिया है वो सारे आपको कराए जाएंगे। ठीक है, आंसर क्वेश्चन में जितने हैं वो सारे कराए जाएंगे। ठीक है, और चैप्टर खत्म होने के बाद पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैकेज मिलेगा। ठीक है बाबू, आपको क्या मिलेगा, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैकेज मिलेगा जिससे आप सोल्यूशन कर सकते हैं और अच्छे नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश कि वन का बंटवारा कल हम लोगों ने देखा था कि वन का बंटवारा कल भी हम लोगों ने किया था कल के वीडियो में। तो कल के वीडियो में हम लोग देखा था कि वन जो है वो सघन वन, अत्यंत सघन वन, उससे भी थोड़ा सा सघन वन, यानी परसेंटेज के हिसाब से देखे थे कि भूभाग पर कितने प्रतिशत पेड़ लगा हुआ, उस हिसाब से हम लोगों ने देखा था, वन का बंटवारा किया था। ठीक है, तो और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि प्रशासकीय दृष्टि से यानी प्रशासन यानी सरकार की दृष्टि से कितने भाग में वन का बंटवारा हुआ है। ठीक है, तो प्रशासकीय दृष्टि से बाबू वन का जो बंटवारा है ये भी 3 भाग में हुआ है। ठीक है, इसमें हो जाएगा कि एक वन हो जाएगा जिसको आरक्षित वन कहेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, आरक्षित वन। तो आरक्षित वन हो जाएगा सबसे फर्स्ट। ठीक है, और सेकंड हो जाएगा, पहले हम जान लेते हैं आरक्षित वन कहते किसे हैं। ठीक है बाबू, तो आरक्षित वन में बाबू वैसे वन आते हैं जिसमें कोई भी काम करने के लिए आपको कोई ठीक आरक्षित वन में वैसे वन आते हैं जिसमें हट आरक्षित वन में हम वैसे वन इस कैटेगरी में आते हैं जिसमें कोई भी काम करने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको लकड़ी काटना है तो उसके के लिए भी किसका परमिशन लेना पड़ेगा बाबू, सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, पशु पक्षी का यदि शिकार भी करना है तभी आपको, ऐसे तो शिकार करना किसी भी वन में अरे सुतल सुतल तो नहीं आई है, कह दिए क्या स्टार्टो करा, सुतल सुतल आई है तो नहीं, इतना मार मारू ना तो नहीं के। चलो अब ध्यान से आओ कि आरक्षित वन को डिफाइन हम करते हैं कि वैसा वन जो जलवायु तथा वैसा वन तो जो जलवायु तथा पर्यावरण की दृष्टि से जलवायु तथा पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सरकार इस वन को आरक्षित श्रेणी में रखती है, यानी इस वन को क्या मिला है बाबू, आरक्षण मिल गया है। ठीक है, आरक्षित श्रेणी में रखते हैं, आरक्षित श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो आरक्षण मिल जाने से क्या बेनिफिट मिलता है, जैसे ही यदि किसी को आरक्षण मिल गया उसी तरह से वन को भी आरक्षण मिले, तो वन को जैसे ही आरक्षण मिले तो क्या होगा, आपको लकड़ी काटना भी है तो सरकार से परमिशन लेना है, उस वन में इंटर भी करना है तो सरकार से परमिशन लेना है। ठीक है, इंटर भी तो बिना इजाजत के नहीं कर सकते हो, किसी जन जाति पेड़ को तो छूने के अलावा या दतमन भी नहीं तोड़ सकते बिना सरकार की इजाजत से। समझो कि उसके ऑक्सीजन भी तुम नहीं ले सकते पेड़ के नजदीक जा करके, उसके लिए भी तुमको सरकार से इजाजत लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो समझ गए कि आरक्षित वन हो गया। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार के वन जो है जो कहाँ पर पाए जाते हैं, जनरली जो आरक्षित श्रेणी के जो वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जनरली बाबू एमपी में आप जितने भी अभ्यारण्य देख रहे हैं,
जैसे जिम कार्बेट हो गया, गिर अभयारण्य हो गया, मानस अभयारण्य हो गया, जितने भी अभयारण्य देखते हैं वो सब किस किस कैटेगरी में आते हैं, और लगभग सब सब किस कैटेगरी में आते हैं, आरक्षित वन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो आरक्षित वन में कौन कौन आ जाएगा, तो आरक्षित वन में एमपी के जितने भी जंगल हैं लगभग वो आ जाएंगे इसमें आरक्षित वन की कैटेगरी में। ठीक है। फिर से पॉइंट लिख लो, आरक्षित वन का उपयोग, आरक्षित वन का उपयोग वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण में, वन्य तथा वन्य जीवों के संरक्षण में, बाढ़ नियंत्रण, ऐसे सिंपल लिख लो, पर्यावरण नियंत्रण में, पर्यावरण नियंत्रण में किया जाता है। ठीक है। यह देश के आधे से ज्यादा भाग पर स्थित है, यह देश के आधे से ज्यादा भाग पर स्थित है। ठीक है। अभी तो क्या आरक्षित वन, अब सेकंड पर आ जाते हैं। रक्षित वन। ठीक है। चलो, इस प्रकार के वनों में, इस प्रकार के वनों में, हाँ रक्षित वन में एक आराम से वो पास मिलना पर इंटर कर सकते हो, इस प्रकार के वन में यदि तुमको पास पास है तब इस वन में इंटर कर सकते हो, यानी टिकट कटा के इस वन में इंटर कर सकते हो। ठीक है। तो टिकट कटा के वन में भी इंटर कर सकते हो, पेड़ से दतमन भी तोड़ सकते हो, हाँ बकरी गाय भैंस है वो भी चरा सकते हो। ठीक है। उस कैटेगरी को वन को क्या कहेंगे, रक्षित वन। ठीक है। तो इस प्रकार के वनों में क्या होगा, विशेष नियमों से पशु पशु चराने तथा लकड़ियां तोड़ सकते हैं, तथा लकड़ियां तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इस प्रकार के भी वन ही कहाँ में रहेगा बाबू, जितना भी एमपी यूपी ये सब गुजरात है, यह हर जगह इस प्रकार के वन पाया जाएगा। ठीक है, रक्षित वन भी। ठीक है। यह वनों के लगभग एक तिहाई भाग पर स्थित है, एक तिहाई भाग पर स्थित है, एक तिहाई भाग पर स्थित है, यानी लगभग 30% पर, एक तिहाई भाग पर स्थित है। ठीक है। अच्छा, तो रचित वन हो गया। अब आ जाओ थर्ड पर, अवर्गीकृत वन। ठीक है। तब इन दोनों से जितना भी बचल है, यानी जनरल कैटेगरी में जितना भी आने वाला वन है, ठीक है, तो एगो तो हो गया SC ST, तो SC ST को सबको आरक्षण मिल गया है। ठीक है। एगो है ओबीसी, ओबीसी को थोड़ा बहुत आरक्षण मिल गया है। ठीक है। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट आ जाओ, अब एकरा में कहा जाते अवर्गीकृत यानी जनरल कैटेगरी। ठीक है। वन के तीन गो कैटेगरी हो गया। ठीक है। तो वन के तीसरा कैटेगरी क्या है, अवर्गीकृत यानी जनरल वर्ग वाला। ठीक है। तो जनरल वर्ग के कैटेगरी में कहा, अवर्गीकृत में जनरल कैटेगरी में कौन कौन आ जाएगा बाबू, यानी जिसके पास अपना बाग बगीचा, अपना बाग बगीचा, ठीक है, सरकार सरकार के नियंत्रण में पार्क इत्यादि। ठीक है। जितना भी बाग बगीचा या सरकार के नियंत्रण में जितना भी आवे वाला पार्क है, इस सब केकरा में आ जाते, कौन कैटेगरी में आ जाते बाबू,
ये सब पार्क इत्यादि के कौन कैटेगरी में आते हैं? अवर्गीकृत वन कैटेगरी में। ठीक है। इतना माथा सब खराब करके। यह कुल भूभाग का 17%। ठीक है। चलो, तो कहाँ है? तो हर जगह फैला हुआ अवर्गीकृत, कोई भी स्टेट में, कोई भी जिला में, कोई भी कंट्री में, कोई भी गांव में, हर जगह अवर्गीकृत वन। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट आ जाओ। तो अवर्गीकृत वन देख लिया, रक्षित वन देख लिया, अनारक्षित वन देख लिया। ठीक है। यानी आरक्षित वन हो गया, रक्षित वन हो गया, और क्या हो गया? अवर्गीकृत वन हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ कि हर वन कहाँ कहाँ पर है। ऐसे तो थोड़ा बहुत लिख लेने हैं, अब आगे देख ले, पॉइंट में आ जाओ। आरक्षित एवं रक्षित वन का बड़ा हिस्सा एमपी में है, तथा इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, यूटी हो गया उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, ईटीसी। ठीक है, आरक्षित एवं रक्षित वन के। ठीक है बाबू। चलो, सामान्यतः पूर्वोत्तर के राज्य के 5 उदाहरण दे। पूर्वोत्तर राज्य के 5 उदाहरण दे जल्दी, 1 मिनट के अंदर पूर्वोत्तर राज्य के 5 उदाहरण दे। सामान्यतः पूर्वोत्तर राज्यों में अवर्गीकृत वनों की संख्या, अवर्गीकृत वनों की मात्रा ज्यादा होती है। जल्दी, इतना लेट रहे? वाह वाह, श्रीनगर गुलमर्ग यूपी। वाह 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 वाह। पूर्वोत्तर राज्य में श्रीनगर राज्य कब से हो गई रे गधा? अरे गधा, बात बताओ तो, श्रीनगर राज्य कब से हो गई? से बताओ तो, हम गुलमर्ग राज्य कब से हो गए? से हमरा बताओ तो पहले। खैर अभी यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पे रहते ना मारतू चार था। सुन ले, बताओ बताओ। अरे गधा, उत्तर पूर्वी राज्य ना पता होगा है? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ये सब कुछ ही होती तेरे गधा। पूर्वोत्तर राज्य ना है। चल, अब आगे ध्यान दे कि वन संपदा का नाश एवं संरक्षण। तो संपदा का नाश एवं संरक्षण मतलब क्या? कि वन संपदा का नाश कैसे होता है, यानी जंगल के विनाश कैसे होता है। फिर जंगल को हम पता है तो बोलना ना जाई थलो, शर्म का भी थलो देखिए हमें। आगे, वन संपदा का नाश एवं संरक्षण। तो वन संपदा का नाश कैसे होगा? सबसे पहले पॉइंट पर कि वन संपदा के नाश किस कैटेगरी में होगा, यानी कब होगा। ठीक है, तो वन संपदा के नाश कब होगा? जब क्या करेंगे, वन को हम काटना स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो जंगल को काटने, तो जंगल को हम काटेंगे क्या? जंगल को काटने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? एक तो खेती लायक भूमि बनाना, और दूसरा का उद्योग धंधे स्थापित करना। ठीक है, तो वन के काटने से वन संपदा का सारा विनाश है, विनाश होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? एक कृषि युक्त, पॉइंट का है, कृषि युक्त भूमि की कमी, कमी होने के कारण, कृषि युक्त भूमि कमी होने के कारण वनों को समाप्त कर, या जंगलों को या वनों को समाप्त कर उसे कृषि युक्त भूमि बनाना, उसे कृषि युक्त भूमि बनाना। ठीक है बाबू, चलो। एकदम एक एक झूम खेती आता है। ठीक है, वो कौन सा खेती आता है? झूम खेती। ठीक है, झूम खेती के बारे में कोई जाना है? झूम खेती के बारे में कोई जाना है तो बोल। झूम खेती, झूम। अब क्या जाओ झूम खेती से, जैसे बाबू मान ली कि आदिवासी, इस पॉइंट पर आदिवासी रहते हैं। ठीक है, ये का है पूरा जंगल है। ठीक है, तो आदिवासी क्या कर हर साल अलग रखो, यानी इस साल के आधा भाग, मतलब के जंगल के इतना भाग क्या करके सौंसे पेड़ के काट देना। ठीक है, पेड़ के काट के सौंसे पत्ता उत्ता जरा जुरा के फिर से ओकरा पर क्या करना? खेती करना। ठीक है, अब खेती करके फिर से कहाँ बढ़ गया? वो जंगल के अगला सिरा पर बढ़ गया। तो अगला साल फिर से नहीं कि फिर से इसी भूमि पर खेती कर, फिर से अगला साल किस भूमि पर खेती करेगा? इस भूमि पर खेती। अगला साल इसको भी काट छाट के, झाड़ी ताड़ी के काट छाट के फिर से क्या करे? इस पर खेती करेगा। और इसको क्या करेगा? जला करके। फिर अगर अब फिर आगे बढ़ेगा जंगल के अगला सिरा पर, फिर अगला सिरा पर इसी खेती करेगा। ठीक है, फिर इसको जला करके, और फिर पुनः वापस कहाँ पर आ जाएगा? फिर घूर फिर के यहाँ पर आएगा, इसको काट करके जला के फिर से खेती करेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारी खेती कौन करता है? आदिवासी करता है। ये झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में इत्यादि में बस चलित है। ठीक है, अब आ गया। तो पहला तो देख लिया कहा कि कृषि युक्त भूमि की कमी होने के कारण। दूसरा वन समता का नाश क्या होगा? विकास के नाम पर, विकास के नाम पर रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक बनाने में, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय परियोजना के कल है जल वाला में चर्चा की थी कि बहुउद्देशीय परियोजना में क्या होता है कि बांध बनाए तो पूरा पानी क्या हो, मान लीजिए जंगल से होकर पानी यदि गुजरा, पानी की जैसे ही बाढ़ में ज्यादा पानी होता है, क्या पूरा जंगल का विनाश ही ना होना है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना से, बहुउद्देशीय परियोजना से, उद्योग धंधे लगाने से, लगाने के कारण भी, के कारण भी वन संपदा का नाश होता है, वन संपदा का नाश होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। उद्योग धंधा देख ले बाबू, एक और जिसमें उद्योग धंधा में जैसे थोड़ा सा समझो, मान लिया कि यहाँ पर जंगल है। ठीक है, और जंगल के नीचे कोयला का खदान मिल गया। ठीक है, जंगल के नीचे क्या मिल गया है? कोयला के खदान। तो क्या होगा? तो कोयला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जंगल को तो नाश ही ना करना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी केस आ जाता है कि खनन क्रिया में बाधा उत्पन्न हो रहे वनों का नाश कर खनन क्रिया करना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बढ़ जाओ। ठीक है, तो वन संपदा के नाश में कभी कभी एक सबसे बड़ा उत्तम चीज होता है, जिसे मान लिया जाए कि पूरे गांव ने यदि सागवान की खेती करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सपोज करो कि पूरे गांव ने क्या खेती स्टार्ट कर दिया? सागवान की खेती। तो यदि पूरे गांव ने यदि सागवान की खेती करना स्टार्ट कर दिया, तो हर जगह से तो आम, पीपल, महुआ जितना है, टटर बटर, ये सब सारा पेड़ का होगा? काटना पड़ेगा।
तभी तो हम हर जगह सागवान की खेती कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके कारण भी क्या होता है, वन संपदा का नाश होता है। कहिए कि वन संपदा का नाश कैसे होगा। मान लीजिए कि आम के पेड़ की संख्या आप ही के गांव में मान लीजिए 100 है अभी फिलहाल है, ठीक है। और सब मिलकर सागवान की खेती यदि करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो कुल मिला के आम के पेड़ की संख्या क्या बच गया, 10 बच गया। तो 10 बचने से क्या हो जाएगा, पर्यावरण पर असंतुलन ही ना पैदा होगा, क्योंकि पहले से जो 90 आम के जो पेड़ था, ठीक है, वो कहाँ गया, वो तो कट गया, ठीक है। तो आम के पेड़ से जितने भी लाभ होते, चाहे आम खाने में, चाहे उसका अचार बनाने में, जैसे आम का पेड़ का और भी बहुत सारा उपयोग है, ठीक है, तो सारा उपयोग तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यदि हम सागवान की संख्या यदि हम ज्यादा कर दें तो, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, इससे भी पर्यावरण पर बहुत असर पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे हिमाचल हिमाचल यदि पर्वतीय प्रदेश में जाओगे तो पर्वतीय प्रदेश में चीड़ का खेती होता है। चीड़ 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 पेड़ देखा होगा, ठीक है, तार के जैसा ही रहता है मगर हल्का हल्का और नुकीला टाइप रहता है, ठीक है। हम पूरा तरह से तो उतना बड़ा का चित्रकार तो ही ना कि हम पूरा तरह से चीड़ के पेड़ पार सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर चीड़ के पेड़ भी इस तरह से, ठीक है। तो वहां पर उत्तराखंड में यानी हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर और पीले प्रदेश में क्या है, चीड़ की खेती ज्यादा करने से भी वहां पर क्या है, वातावरण पर असंतुलन पैदा हो गया, ठीक है। चल, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट एक और पेड़ का नाम है बाबू, जिससे क्या बनाता है, कैंसर कैंसर में दवाई बनाने का काम किया जाता है, ठीक है। तो कैंसर में दवाई बनाने का काम किस पेड़ के रस से किया जाता है, जानते हो तो जल्दी से कमेंट कर, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके जल्दी। तो अब या चीड़ के पौधा से, अब या चीड़ चीड़ देवी की चर्चा करते लोग कि हिमाचल प्रदेश यानी पर्वतीय जगह पर क्या है, चीड़ के पौधा, तो चीड़ के पौधा से, चीड़ के पौधा के छाल से या जड़ों के छाल से टैक्सोल नामक रसायन, कौन सा रसायन बाबू, टैक्सोल, टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, निकाला जाता है जो कैंसर के दवाई बनाने में उपयोग हो, जो कैंसर के दवाई बनाने में उपयोगी होता है, जो कैंसर के दवाई बनाने में क्या होता है, उपयोगी होता है, ठीक है। चल, ठीक है। तो यदि कैंसर के दवाई जो है, दुनिया में जितना भी कैंसर का दवाई है लगभग 70%, लगभग 70% इसी से आता है, ये टैक्स वाले से। तो समझो कि कैंसर के पेशेंट कितना है वर्ल्ड भर में। तो कैंसर के पेशेंट यदि वर्ल्ड भर में ज्यादा है तो सारा दवाई टैक्सोल से ही आ रहा है। टैक्सोल कहाँ से निकाल रहा है, चीड़ के पौधा से। सब कुछ चीड़ के पौधा ही लगाएगा, ठीक है, उसे मुनाफा भी होगा, ठीक है। तो चीड़ के पौधा लगाने से क्या होगा, क्योंकि आप घर में इतने बिहार यूपी में तो न लगा सकते, तो उसके लिए क्या चाहिए, बर्फीला प्रदेश ही चाहिए। और बर्फीला प्रदेश में कहा जाए उसके लिए भी और से भी जलवायु फैक्टर काम करता है, ठीक है। यदि ये नहीं कि लगातार बर्फ गिर रहा है तो वहां पर चीड़ का पौधा उत्पादन हो, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब बहुत ही फेवरेबल प्लेस है चीड़ के पौधा का उत्पादन, ठीक है। तो टैक्सोल नामक दवाई के आ जाने से, यानी टैक्सोल से जो दवाई बनता है उसे चीड़ के पौधे का क्या हुआ, कटाव ज्यादा तेजी से होने लगा, जिससे अब जो जो टैक्सोल यानी चीड़ का पौधा है बहुत कम मात्रा में मिलता है। और इसके लिए पूरी एक वैज्ञानिक की टीम पूरी बैठी रहती है कि चीड़ के पौधा का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, हाँ अभी तो हम लोग का देखिए वन समुदाय में वन जीवों का ह्रास नहीं दिख रहे थे कि वन जीवों का ह्रास कैसे हुआ, ठीक है। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं कि वन जीवों के यानी वन जीवों के कारण विलुप्त जो जीव हो रहा है उसका क्या होगा। ये तो सिंपली जानते हैं बाबू कि वन जीवों के कारण विलुप्त हो रहा है कि नहीं। जैसे मान ले कि यहाँ पर वन है कोई, ठीक है, यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पेड़ हुआ है, ठीक है।
इसी पेड़ पर कोई मान ली कि सांप रहता होगा, ठीक है, कोई सांप रहता है, कोई जीव रहता है। यदि इस पेड़ को हम काट दे तो सांप क्या होगा, वो धीरे धीरे सांप वो तो खत्म होगा, वो सांप क्या आ जाएगा, मैदानी इलाके में, मैदानी इलाके में आ जाएगा तो तुम सब लोग तो धूलाठी मार के उसको खत्म ही कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो सांप की प्रजाति का क्या हुआ, विनाशीन हो रहा है, ठीक है। तो यानी जैसे ही धीरे धीरे वन कटते जाते हैं तो उस वन पर जितने भी आधारित जीव हैं वो भी तो धीरे धीरे समाप्त होते जाता है, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या है, पूरे जीव जो है वो क्या हुआ, विलुप्त होने के कगार पर आ गया, ठीक है। उससे भी क्या हो गया, पूरा जो जीव है वो कहा हो गया है, विलुप्त होने के कगार पर आ गया, ठीक है। चलो, तो इसमें देख लो तो कि कौन कौन से जीव जो है जो विलुप्त होने के कगार पर है, कितने वनस्पति हो गए, कितने पेड़ हो गए, कितने पौधा हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ हम, ठीक है। तो देख लो कि भारत में विलुप्त हो रहे जीवों और वनस्पति ये सब की कुल संख्या, ठीक है। तो पेड़ पौधे अब तक कितना विलुप्त हो चुका है, 384। अब विलुप्त होने के खतरा कितना पर मंडरा रहा है, इतना पर। मछलियां कितना विलुप्त हो चुका है, 21। ये कोई याद करने वाला टर्म नहीं है, ठीक है। 30 के लिए कि रट्टा मारने बढ़ जाना, ठीक है, खाली देख लो कि क्या है इससे, ठीक है। मछलियां कितना विलुप्त हो चुका है, 21 गो। अब विलुप्त होने का खतरा किस पर है, 343 पर। अब हैचर यानी उभयचर मतलब क्या, कि जो पानी में भी रहे और कहाँ पर रहेगा, जल में भी रहे, ठीक है, और आकाश में, उसे हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं, ठीक है। यानी दो को विलुप्त हो चुका है और जिसमें 50 को के खतरा भी विलुप्त होने पर। सरीसृप में क्या हो जाएगा, सरीसृप में यानी सांप हो गया, कनगोजर हो गया, ये सब, ठीक है। 21 को विलुप्त हो चुका है, 170 को विलुप्त होने का खतरा है, ठीक है। फिर आता बिना रीढ़ वाले जंतु में 98 हो गया और ये 1355 हो गया। पक्षी कितना हो गया, 133 विलुप्त हो चुका है और क्या होगा, 1037 जो है उस पर खतरा मंडरा रहा है। स्तनपाई में जितने भी जानवर है, गाय भैंस ये सब है, ठीक है। मनुष्य भी आ जाता है स्तनपाई में, ठीक है। तो इसमें भी 83 विलुप्त हो चुका है और 497 को विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना विलुप्त हो चुका है, टोटल 742 विलुप्त हो जाएगा, इतना पर खतरा मंडरा रहा है 22,531 पर, ठीक है। चलो, यहाँ से ताकि ताकि समझ दो कि भारत में कुल कितना तो जीव है बाबू, ठीक है। इतना जो विलुप्त होने के कारण पर है, तो टोटल भारत में जीव कितना है, ठीक है। तो लगभग भारत में 81,000 टोटल वन्य प्राणी है, लगभग 81,000 वन्य प्राणी है, जिसमें 47,000 सिर्फ पेड़ पौधे हैं, 47,000 सिर्फ का है पेड़ पौधे की प्रजाति है, ठीक है। और बाकी क्या हो जाएगा, जानवर की प्रजाति होगा, यानी 81 में से 47 माइनस कर तो क्या हो जाएगा, 34 ना। यानी लगभग 34,000 का हो जाएगा जानवर का प्रणाली हो जाएगा और 47,000 क्या होगा, पेड़ पौधे हो गया, ठीक है। और इसमें आ जाता है बाबू, जिसमें कुछ हो जाएगा जो भारतीय मूल का हो जाएगा, कुछ हो जाएगा से दूसरे मूल का भी आता है, क्योंकि दूसरे मूल से क्रॉकसारस का नाम सुनेगा जो दूसरे देश से आता है भारत में, ठीक है। इसमें से टोटल 15,000 जो है जानवर में से सब क्या है, भारत में के है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर देखो, विलुप्त होने के खतरा से घिरा कौन कौन प्रमुख प्राणी है। एक कृष्णा सारस, जो अभी सार की चर्चा की थी, कि चीतल हो गया, ठीक है, भेड़िया हो गया, अनूप मृग हो गया, इनमें से बहुत सारे जानवर है जिसको हम लोग नहीं देखे। नीलगाय को बहुत से देखो, मगर वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि विलुप्त होने के कगार पर है। उनको गांव में बुलाओ और यहाँ पर उससे भेंट करवाओ नीलगाय से, कि देख रहे बाबू, देखिए नीलगाय हमनी के सबसे अनाज खा गई थे, ये नीलगाय है, ठीक है। भारतीय है कुरंग, बारहसिंगा, चीता, गेंडा, गिर सिंह, मगर, हंसावर, हवासील, सारंग, श्वेत सारस, धूसर बगुला, पर्वतीय बटेर, मोर, हरा सागर कछुआ, कछुआ, ड्यूंगंग, लाल पांडा, ठीक है। अब एकरा में से बताओ तो तुमने केगो जीव देखा है, हम तो एको जीव ने देखो, एगो नीलगाय के छोड़ के एको जीव ना। तुम लोग यदि देखा है तो बताओ लाइव, मोबाइल पर ना, लाइव एकरा में से कितना जीव देख ले हैं, हम तो एक गो ना। हाँ, एगो कछुआ भी देख ली हो, कछुआ देख ली नहीं था। हाँ, तो एगो कछुआ, ओ हमरे वाला देख ले तो छोड़, ठीक है। अब आ जाओ कि वन्य जीव का जो हास होता है वो किस कारण हो जाता है, ठीक है बाबू। तो यहाँ से एक और पॉइंट बन सकता है, जैसे काला बाजारी चिन्ह जैसे होता है, जैसे समझ जाओ कि हिरण के छाल का होता है, हिरण के सींग का होता है, एक उसका कस्तूरी का काला बाजारी होता है, ठीक है। रंग बिरंगा तितली है, उस सब का होता है, ठीक है बाबू। तो जानवर के भी काला बाजारी होता है, जानते हो कि कहीं कहीं पकड़ाया है बहुत सारा, कथी क्या कहते हैं, कछुआ पकड़ा है। जो फिर हम लोग कछुआ देखे ना, जो टोटराइज को हम क्या कर रहे हैं,
कि विलुप्त होने का कारण, पर इसका कारण यही है कि इसका बहुत सारा शोषण होता है, बहुत सारे जो काला बाजारी है, तो बहुत सारे आदमी एक जगह से लेकर के ज्यादातर जो कछुआ है जो इंडिया में पाया जाता है, सारा काला बाजारी का जो केंद्र वो कहाँ रहता है, वो चीन होता है। ठीक है, चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर हर जानवर का काला बाजारी है। चीन को जानते हो कि चीन हर जानवर को मांस खाता है। ठीक है, तो इसलिए वह चीन लोगों को जो है तो सब सब वो जानवर का स्वाद लेना चाहता है। ठीक है, इसलिए वहां पर जानवर का मांग काफी ज्यादा है। ठीक है, तो भारत से पाकिस्तान से होते हुए सारे जानवर जो है जितना भी वो सब कहा जाता है, चाइना में ही जाता है, चाहे कछुआ हो गया, चाहे खरगोश हो गया, चाहे कुछ भी। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ कि वन संरक्षण कैसे होगा। ठीक है, अब तो हम लोग देखते हैं कि वन का जो नाश कैसे होगा। अब देखते हैं कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करेंगे, यानी इसको हम बचाएंगे कैसे। ठीक है, चलो, तो इस पर आ जाओ। तो वन जीव का संरक्षण आखिर कैसे करोगे। वन का संरक्षण करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी आवश्यकताएं कम करनी पड़ेगी। आवश्यकता क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कहिए कि ये पॉइंट क्यों लिखवा रहे हैं, आवश्यकता कम करना, इसका मतलब क्या बनता है। ठीक है बाबू, तो जी आपको एक बीएचके में रहने का आदत है। ठीक है, मान लीजिए के पास 2-3 रूम का कमरा है, उसमें आप रह रहे हैं। ठीक है, और बगल में आपका पेड़ पौधा लगा हुआ एक बगीचा है। ठीक है, तो आपका आदि मन करके आप दो या तीन के कमरे में आप आराम से रह सकते हैं, मगर आपको मन किया कि नहीं मेरे पास 20 कमरे का मकान हो, तो आप क्या कीजिएगा, आपके बगल में जो बगीचा है उसको काटिएगा। ठीक है, तो काटने से क्या होगा, वन का तो नाश ही होना है, पेड़ पौधे तो कट गए। तो पेड़ पौधे कट गए तो आप सकता क्या है, आप सकता है आपको 2 या 3 रूम का था, मगर आपने बना लिया क्या, 20 कमरा का मकान बना लिया। तो उसके लिए आपने पेड़ पौधे नहीं काटे है ना। ठीक है, उसके लिए गेट बनाने के लिए, तो गेट कहाँ से बनेगा, लकड़ी से ही नहीं बनेगा, तो लकड़ी के लिए भी क्या करना पड़ेगा, पेड़ काटना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इसके लिए क्या करें, हम अपनी जरूरतें कम कर रहे हैं, यानी हम दो तीन कमरे में रह सकते हैं, तो क्या के लिए हम 20 कमरे का मकान बनाएंगे, यानी आवश्यकता कम कर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि हम जीवों का संरक्षण क्या करेंगे, जागरूकता बढ़ा करके। ठीक है, क्या करेंगे, जागरूकता बढ़ा करके। ठीक है, आप जानते हो कि बर पेड़ ये सब, पीपल ये सब का पेड़ बचा हुआ क्यों है, ये जागरूकता बढ़ा करके, चाहे वो अंधविश्वास है या कोई रीजन, उसके कारण पेड़ तो बचा है ना। तुलसी माता का आदमी कोई पत्ता क्यों नहीं तोड़ता है, हालांकि नहीं, तो उससे क्यों क्यों होता है, ऑक्सीजन मिलता है। जानते हैं आप लोग कि तुलसी और पीपल से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, और तुलसी और पीपल को ही भगवान मान दिया गया है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कोई कोई उसके पत्ता भी नहीं तोड़ता है, ना ही उसका पेड़ काटने का प्रयास करता है ज्यादातर। ठीक है, तो उससे क्या हो कि पेड़ क्या हुआ, सेफ हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जागरूकता फैला दीजिए, उसे जागरूकता कीजिए या तो आप अंधविश्वास कीजिए, दोनों एक ही चीज। ठीक है, चलिए, हम लोग उसे जागरूकता समझते हैं, कुछ लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं। अब आ गया जो कि और वन या वन जीवों का संरक्षण कैसे करेंगे। ठीक है, तो शाकाहारी बन करके भी वन जीवों का संरक्षण कर सकते हैं, पर ये कोई जरूरी नहीं कि शाकाहारी बनकर ही कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप शाकाहारी भी बन जाइएगा, तो आप शाकाहारी बनने के लिए भी तो कुछ न कुछ तो पेड़ काटने पर, तो शाकाहारी मांसाहारी कोई बेटर विकल्प नहीं है। मगर हाँ, एक बात है कि जो शाकाहारी आदमी है वो वन जीवों का संरक्षण ज्यादा कर सकता है मांसाहारी की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ गए कि आखिर हम वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करेंगे। हाँ, और उसके लिए क्या करेंगे, अलग से एक बना दें, जैसे अभ्यारण्य, जितने यदि आप लोग बेतला अभ्यारण्य, संजय गांधी जैविक में, तो जगह जगह से जानवर ला करके बनाए गए ना। जैसे बेतला अभ्यारण्य झारखंड में, वो नजदीक में हुई है, तो वहाँ पर देखिएगा तो पूरा हेक्टेयर में पूरा जंगल को भी रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, तो वहां पर शेर भी मिल जाएगा, भालू भी मिल जाएगा, हाथी भी मिल जाएगा, हिरन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है जो जंगल में ही रहते हैं। ठीक है, वो जंगल हर जगह कैमरे जरूर रहते हैं। ठीक है, और वो जंगल में कोई आदमी जाता नहीं है, तो आदमी जाता है तो सिर्फ घूमने के पर्पज से घूमता है और वापस आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे वैसे अभ्यारण्य बना करके भी हम क्या करते हैं, कर सकते हैं हम कि वो जंगल क्या करते हैं, वन जीवों का संरक्षण कर सकते हैं, या तो वन का संरक्षण या वन जीवों का संरक्षण करते हैं। ठीक है, चलिए, अब आगे आ जाओ
कि अब जो विलुप्त प्राणी हो गया, विलुप्त पेड़ पौधे है, विलुप्त जीव जंतु है, तो उसके लिए सरकार या वर्ल्ड सरकार क्या कर रही है, यानी विश्व का गवर्नमेंट जो है जो क्या कर रही है और भारत सरकार क्या कर रही है। ठीक है, चलिए आगे। तो भारत सरकार है ना, भारत सरकार ने एक योजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये कब चला था, 1970 ईस्वी में एक सर्वे लाया गया था। ठीक है, जिसे हम BSI कहते हैं। BSI मतलब क्या हो जाता है, बोटनिकल, यानी बोटनी समझते हैं ना, बोटनी में पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया कब आया था बाबू, 1970 ईस्वी में आया था। ठीक है, इसका काम क्या था, इसने एक सब सारे जानवरों का चयन किया था और वनों का चयन किया था जो विलुप्त हो गए हैं और विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, चलिए, तो इसमें इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी। ठीक है, तो इस लिस्ट को हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, इस सूची को, यानी जो लिस्ट बनाई थी उसे हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। ठीक है, चलो, तो रेड डाटा बुक में कौन से जानवर आ जाएंगे, उसमें वही जानवर आएंगे जो या तो विलुप्त हो गए या तो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, चलो, ये तो भारत गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, अब भारत गवर्नमेंट इसके लिए किससे अति मदद लेती है, FRI से लेती है, यानी क्या होता है, फॉरेस्ट रिजर्व। ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ जाओ। अब आ जाओ कि वर्ल्ड गवर्नमेंट आखिर इसके लिए क्या कर रही है। ठीक है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने भी इसके लिए एक संस्था बनाई है जिसे हम क्या कहते हैं, WCU। ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, चलिए, एक हो जाता है IUCN। ठीक है, तो IUCN क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी इसको हम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, चलो, अब आगे आ जाओ। तो हो गया, हम देख लिए। तो इसने क्या किया, इसने भी ये इसे 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है बाबू जी, एक इसमें हो जाएगा सामान्य जाति बना दिया, इसको भी 3 जाति में बांट दिया, उसे हम देख लेते हैं। एक क्या बना था, सामान्य जाति। तो सामान्य जाति में क्या हो जाएगा, गाय बैल ये सब है। ठीक है, ये हर जगह उपलब्ध है, यानी हर जगह इसका इसका कोई संकट नहीं है, गाय भैंस बैल पर कोई संकट नहीं, उसे सामान्य जाति में कहेंगे। दूसरा हो जाएगा संकटग्रस्त जाति, दूसरा क्या हो जाएगा, संकट ग्रस्त जाति। ठीक है, तो संकटग्रस्त जाति मतलब क्या है, जो क्या है, विलुप्त होने का क्या है बाबू, कगार पर है। ठीक है, वो विलुप्त पूरी तरह से हुआ नहीं है, मगर वह क्या है, विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, उसे हम संकटग्रस्त जाति कहेंगे। ठीक, तो इसके यदि उदाहरण यदि आप लिखना चाहेंगे तो इसमें भारत में जितने आपको पीछे मिल गया वो सब मिल जाएगा, जैसे काला हिरण। ठीक है, एक वो हरा वाला जो कछुआ था वो हो जाएगा। ठीक है, मगरमच्छ, मगरमच्छ भी विलुप्त होने के कगार पर है, अभी है और मगर बहुत सारा नहीं है। एक हो जाएगा भारतीय जंगली गधा, ये वो गधा होता है, वो जंगली गधा होता है। ठीक है, जंगली गधा के लाते बड़े कड़ा होता है। ठीक है, गैंडा हो गया, पूछ वाला बंदर, कौन है भाई, पूछ वाला बंदर, हम लोग के पास भी पूछे वाला बंदर होता है। ठीक है, वो मणिपुरी हिरन, मणिपुरी हिरन। ये सब रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझ जाना है कि आखिर पॉइंट का लिखा है, बस इतने से काम चले। तो ठीक है, चलो, ये तो क्या संकटग्रस्त जीव जंतु। अब आ जाओ, अब आ जाओ कि संकटग्रस्त जीव जंतु यानी क्या है, विलुप्त हुआ नहीं है, विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, और ये वो जो है सुवेध जाति, यानी क्या हुआ, ये एकदम लगभग पहुंचल है, विलुप्त होने के कगार पर है। मान ली कि यहाँ के बाद बस बहुत कम संख्या में बचल है, विलुप्त होने ही वाला है। ठीक है, चलो, इसका हम डायरेक्ट उदाहरण पर आ जाते हैं, जिसमें इसमें आ जाएगा एशियाई हाथी। इसे सुवेध जाति कहता है बाबू, सुवेध जाति, सुवेध जाति, सुबोध ना सुवेध। इसमें हो जाएगा एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन, गंगा नदी के डॉल्फिन, हर जगह के डॉल्फिन है, गंगा नदी के डॉल्फिन, नीला भेड़, आज तक हम देख लिया नीला भेड़। ठीक है, चलो, ये किस में आ जाएगा, सुवेध जाति। ठीक है, चलो, अब आ जाता है
कि जो लुप्त हो गया है, एकदम पूरे दुनिया से लुप्त हो गया है, ठीक है, उसमें आ जाते हैं। तो पूरा दुनिया से लुप्त जाति कौन कौन हो गया है, जैसे गिद्ध हो गया है, ठीक है, गिद्ध जो हो गया है क्या, वो लगभग पूरा दुनिया से क्या हो गया, एकदम लुप्त हो गया है, ठीक है। चलो, गुलाबी सिर वाला बत्तख, गुलाबी सिर वाला बत्तख, अब आप सिर्फ फोटो में ही आपको मिलेगा गुलाबी सिर वाला बत्तख, ठीक है। एशिया का चीता है, एशियाई चीता। अभी जो चीता है, जो एशिया का चीता है जनरल, वो अफ्रीका का चीता है, ठीक है, कुछ कुछ है, मगर हाँ एशिया का चीता की एक अलग खासियत है। डोंडो पक्षी, डोंडो पक्षी, इसमें याद कर लेना बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि इनमें से कौन जो होगा जो विलुप्त हो गया, ठीक है, गिद्ध हो गया, गुलाबी सिर वाला बत्तख हो गया, एशियाई चीता हो गया, डोंडो पक्षी, ठीक है। चलो, अब आ जाता है कि अभयारण्य पर, कि आप जानते हो बाबू कि वन जीव वन प्राणियों के संरक्षण के लिए अभयारण्य, जैसे हम आपको बेतला अभयारण्य से बताया कि ठीक है, एक ऐसे पूरा जंगलों को क्या क्या कर दिया, तो वह रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है, वहां पर कोई भी आदमी बिना इजाजत के नहीं जा सकता है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा देगा, सीसीटीवी ना सीसीटीवी कैमरा लग जाता है, ठीक है, और वहां से अपना सारा काम वो उसको मॉनिटर किया जाता है, आदमी को हिलाया जाता है, मगर उसके लिए टिकट लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, और आपको किसी भी जानवर का आप शिकार नहीं कर सकते हैं, बिना इजाजत के पेड़ से दतमन नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है, घास पर उसके बैठ सकते हैं, मगर उसके पेड़ पर चढ़कर उसको खूब डांग नहीं तोड़ सकते हैं, दतमन नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है, ये सब मिलेगा अभ्यास, ठीक है। तो वन प्राणी को संरक्षण के लिए क्या क्या किया गया है, एक तो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा, जो देखने के लिए जानवर मिलते हैं, संजय गांधी है ना, पटना में है संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक हो गया वन्य अभ्यारण्य, जो बेतला ये सब हो गया, यानी पूरा जंगल का हो गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या हो गया, बाहर से जानवर बुलाए जाते हैं इसमें, ठीक है। अब वन अभ्यारण्य में क्या होगा कि पहले से ये सारे जानवर इसमें मौजूद होते हैं वन अभ्यारण्य, ठीक है। अब एक हो गया जैव मंडल, ठीक है। तो जैव मंडल क्या हो जाएगा, एक तरह से कार्यक्रम होता है, यानी इसमें तरह तरह के जीव बना करके एक तरह से जंगल, नया जंगल बनाने का काम किया जाता है, इसे हम जैव मंडल कहते हैं, ठीक है बाबू। ओ चलो, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा वही देखने, आ गया जो कि राष्ट्रीय उद्यान आखिर होगा क्या, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या होगा, मान लो कि इस जंगल में 10 को शेर रह रहा है, ठीक है, और इस जंगल में शेर के रहने की कैपेसिटी क्या है, 5 को है, तो क्या करेगा, 5 को शेर वहां से निकालेगा और राष्ट्रीय उद्यान में डाल देगा, तो एगो संजय गांधी में डाल देगा, एगो दिल्ली के चिड़ियाघर में डाल देगा, कलकत्ता के डाल देगा, मुंबई के डाल देगा, एगो अहमदाबाद के डाल देगा, तो 5 शेर पट गया ना, तो इस जंगल में भी 5 शेर रह सकता है, ठीक है, तो 5 को ये भी जिंदा बच गया, और यहाँ भी 5 को सब अलग अलग पट गया, तो ये भी जिंदा बच गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान का मेन काम यही रहता है, क्या है, जानवरों की संख्या को क्या करें, हम नियंत्रण करें, यदि ज्यादा हो जाए तो, और उसके लिए पैसा भी तो लग रहा है ना, टिकट कटाने जा रहा हो तो सबको नयन सुख भी मिल रहा है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, नयन सुख भी मिलते रहा है, ये भी काम हो रहा है, ठीक है। चलो, हाँ इसमें भी ध्यान दो, आप संजय गांधी जैविक उद्यान में जाकर दतमन तोड़ लिया होगा, जानते हैं सब लोग, तुम लोग गया होगा तो दतमन तोड़ लेंगे, दतमन तोड़ना भी वहां मना है, यानी वहां पर भी क्या करना पड़ेगा, पशु चारण नहीं कर सकते हैं, कोई कृषि के कार्य नहीं कर सकते हैं, वहां से फल तोड़ कर नहीं खा सकते हैं, ये सब क्या कर सकते हैं हम, मना ही है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलो, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या हो गया कि इस पार्क का क्या है, वनों की, यानी यदि लैंग्वेज में लिखे रे, लैंग्वेज में लिख लो अब, इस इसमें वन्य प्राणी के आवास में वृद्धि, आवास में वृद्धि तथा संख्या का नियंत्रण करना, या संख्या का नियंत्रण करना, ठीक है, सबको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य पर वैसा जगह या क्षेत्र जहां पर वन जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं,
सुरक्षित ढंग से रहते हैं। यानी ये समझ जाओ ना कि उस जंगल पर उसका मालिकाना हक होगा, जो जानवर रह रहा है उसी का मालिकाना हक है, आप वहां पर जाकर नहीं किया। जैसे सबका अपना अपना घर होता है, उस घर पर आपका मालिकाना है कि उस घर में बिना इजाजत के कोई एंट्री नहीं ले सकता। वही बात है अभयारण्य में, ठीक है। तो अभयारण्य में भी बिना आप जानवरों की इजाजत के नहीं जा सकते, ठीक है। क्योंकि यदि जाओगे तो उसका मन बिगड़ गया तो सीधे चपट सीताराम, भगवान को प्यार हो जाओगे, ठीक है। चलो, तो इसमें थोड़ा बहुत इजाजत मिल जाता है, ठीक है बाबू। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा एरिया है जिसमें सिर्फ क्या रह रहा है, हाथी रह रहा है, हिरन रहा है, ये सब रह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इतना जो है जो पड़ती जमीन, तो इसमें आप जाकर के कृषि कर सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई यदि तालाब है यदि जंगल में, तो तालाब है तो वहां पर जाके आप क्या कर सकते हैं, मछली मार सकते हैं, ठीक है। ये सब का इसमें छूट दे दिया जाता है, ठीक है। चलो, तो ये सब काम आप जाकर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बाबू लगभग पूरे भारत में लगभग 448 है। ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है क्योंकि इससे नैन सुख भी मिलता है, इससे काफी पैसा का इनकम होता है, ठीक है। कोई एक अभ्यारण्य में जा रहे हो तो कम से कम 1,000 से 2,000 रुपये का टिकट लगेगा तुमको, तभी जाकर के जंगल में घूम सकते हैं। वो मिलेगा ओपन जीप, उसमें खूब चढ़ के घूम सकते हैं, ठीक है। कोई कोई वीडियो देखता होगा कि घूम रहा है जीप से, एक बैग शेर आ गया और शेर खूब मार रहा है पंजा से उसके गाड़ी के शीशा पर, तो शीशा फूट गया तो समझो कि चल गए दुनिया से, शीशा बच गया तो समझो कि बच गया, ठीक है। चलो, तो समझ लो कि बिहार में भी कोई है ऐसे अभ्यारण्य जहाँ कर घूम सकते हैं। हाँ, एगो है बेगूसराय में, ठीक है। तो बेगूसराय में झील है, ठीक है। तो इसमें झील में तो हाथी उथी बहुत एक आध दो खाने मिल जाएगा, तो उस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेगूसराय के क्या है, कामर झील, वहां मछली मिलेगा, तरह तरह के सांप मिलेगा, ठीक है। और एक होगा कुशेश्वर है, ये कहाँ है बाबू, दरभंगा में, ठीक है। चलो, तीसरे अच्छा है कि जाकर के बेतला जाकर घूम लो, झारखंड में है। बेगूसराय से नजदीक भी पड़ जाएगा और दरभंगा से नजदीक पड़ेगा, जाकर वहां घूम भी ले सकते, तो इस सबसे बहुत बेटर है। चलो, अब आ जाते हैं जैव मंडल पर। जैव मंडल क्या है, इसमें तरह तरह के जीव का, तरह तरह के जीव का संरक्षण किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, या जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है, या जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है, कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक है। तो पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में कितना है, 243 है, और भारत के पास उसका कितना है, संख्या 14 है। पूरा वर्ल्ड में कितना है, 243, ठीक है। तो सबके पास किताब होगा ना, कि तो किताब होगा तो इसमें से कुछ जो अभ्यारण्य है उसे याद कर लेना, ठीक है। न है तो उसको पेज हम दे देते हैं, कि जैसे मध्य प्रदेश में जो मैं क्या करी, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन है, बांधवगढ़, फासिल, कान्हा। तो मध्य प्रदेश में याद करने वाला चीज यदि आपको बताना है कि इसमें रट्टा कौन कौन मार देगा, तो एक बांधवगढ़ हो जाएगा, कान्हा हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, ठीक है, पेंच हो जाएगा। ये सब क्या है, 4 मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अब नीचे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो कर्नाटक में भी क्या हो जाएगा, गांधी सागर हो गया, बंदीपुर, शरावती, ये सब क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शरावती हो गया, भद्रा हो गया और गांधी सागर। बांदीपुर में भी चिड़ई उड़ई रहता है, ठीक है। हाँ, राजस्थान में बहुत सारा अभ्यारण्य होगा, रणथंभौर, घना पक्षी, यहाँ पक्षी वाला सरिस्का। ये सरिस्का बाबू सबसे फेमस है, ठीक है। इसे पक्षियों का नगर से भी जाना जाता है, ठीक है। सरिस्का एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। चलो, तो सरिस्का हो गया, रणथंभौर वाला हो गया, ठीक है। आंध्रा में आज कावला हो गया। केरल में कहा जाए पराम्बिकुलम, पेरियार, पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, झारखंड में हो गया कार्बेट, उस सॉरी झारखंड कर रहे हो, उत्तराखंड में, झारखंड में तो बेतला हो जाएगा। तो उत्तराखंड में क्या हो गया, कार्बेट हो गया, नंदा देवी हो गया,
कार्बेट हो गया, नंदा देवी हो गया, केदारनाथ, चिला। ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, दुधवा और चंद्रप्रभा। कार्बेट पहले जो था ना बाबू, पहले कार्बेट भी उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, जब से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन हो गया है, तभी से कार्बेट जो है जो कहाँ चला गया है, उत्तराखंड में चला गया है। ठीक है। चलो, असम में काजीरंगा हो गया, मानस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा और मानस दोनों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, यही हजारीबाग वन अभ्यारण्य झारखंड में, हम पलामू जो वन अभ्यारण्य है उसी को हम बेतला बात कर रहे हैं। ठीक है, यही जो पलामू वन जीव अभ्यारण्य है वही बेतला में है। ठीक है। चलो, तो हजारीबाग और पलामू वाला हो गया। ठीक है, तमिलनाडु में कोई मृदु मलाई, अन्ना मलाई और गुंडी। ठीक है, क्या हो गया, मृदु मलाई, अन्ना मलाई और गुंडी अभ्यारण्य। ठीक है, ये सब तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा, बोरीवली, बोरीवली, टोडोवा, डाकना। तो बोरीवली एक में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गुजरात में क्या होगा, गिर इंपॉर्टेंट है तो बिना बताने जानते। हिमाचल में क्या हो जाएगा, रोहिला हो जाएगा। ठीक है, शिकारी देवी वन अभ्यारण्य, दूंगे तो है ये बेचारा। हाँ, इसमें सुंदरबन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, सुंदरबन और जलादापारा। ठीक है। चलो, इसमें क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, और जंदफा, जंदफा इसमें है। इसमें सिमलीपाल और चिल्का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का अभ्यारण्य दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो, ये कॉल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, इंद्रावती हो गया, कांकेर हो गया, कुटरू हो गया, उदयगंधी, तमोर में। लेकिन इंद्रावती में सबसे इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर एक ही है तो याद करो, सिक्किम में कंचनजंगा याद करो, मिजोरम में डंपा है, नागालैंड में टोंगली। ठीक है, बिहार में कोई नहीं। चलो बाबू, अब तो ये सब देख ले कि अभ्यारण्य से बच गया। ठीक है। चलो, और दूसरा रीजन अब क्या हो जाएगा, अब देखते हैं कि अब क्या क्या करेंगे कि वन संरक्षण है, अब वन्य जीवों का संरक्षण, उसका भी उपाय अभी ढूंढ लेते हैं। इस चैप्टर खत्म होने में भी कल भर और टाइम लगेगा, बड़े लंबा चैप्टर है। बड़े लंबा चैप्टर, आवाज पर रहता है। अब कल चल देखेगा, सब सुतेगा।